हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो यहाँ पे मैं दो नंबर मान लेता हूँ, एक है x और एक हो जाएगा x+1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, इनका स्क्वायर का सम करना है। तो x स्क्वायर प्लस में तो x+1 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा 365 के। तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये 365 उधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x, एक प्लस का है 365 माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा 364, वो भी किसका माइनस का। अब देखिए यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो सभी जो टर्म है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 182, और किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हम इसके फैक्टर बनाने हैं, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखो 182 कैसे फैक्टर बनाओ, जिनका जो मल्टीप्लाई है ये तो 182 आ जाए माइनस का, लेकिन उनका जो ऐड है वो कितना आ जाए 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और 13x माइनस का, और माइनस में 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1x और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 182, ठीक है। इनमें से जो x कॉमन आ रहा है तो x इधर से कॉमन आ गया तो x प्लस 14, इधर से 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x प्लस 14 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 इधर से आ गया, उधर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, तो पहला नंबर 0, अगर आप पहले नंबर को 0 रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14, अगर आप दूसरे को 0 रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 13। अब देखिए माइनस 14 हो नहीं सकती है, क्यों, स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 13, अगर एक 13 आ गया तो दूसरा है x+1, तो ये आ जाएगा आपका 14। तो इसका मतलब जो दोनों नंबर ये आ गए आपके 13 और 14, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो दो पॉजिटिव नंबर बनेंगे ये बनेंगे 13 और 14। नेक्स्ट देखिए, इफ पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट है 61, B के हैं 82, C के हैं 94 और D के हैं P3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में दिए गए हैं ना उसी ऑर्डर में आपको लेना है, ठीक है। यानी कि या तो आप क्लॉकवाइज ले लें आप इनको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको करने के देखिए एक तरीका तो ये है कि आप जो है कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे जो सभी पॉइंट है ना A B C D इन सभी को जो है इसके अंदर पुट कर सकते हैं और आप जो है इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है मिड पॉइंट जो है वैल्यू उसका मिड पॉइंट का जो है यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके जो सभी पॉइंट लिख लेता हूँ, A B, यहाँ पे हो जाएगा C और D। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 1, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे 8 और 2, C के कोऑर्डिनेट है 9 और 4, और D के कोऑर्डिनेट है P और इसका 3, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसको डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, A को C से जो है यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, और इसी तरीके से जो है B को D से ज्वाइन कर देते हैं। तो आपको पता होगा इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर तो नहीं करते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया O के मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x और y, और ये जो मिड पॉइंट है किसका है, AC का भी है और BD का भी है। अगर मैं सबसे पहले AC का इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ तो ये बराबर होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। इसी तरीके से y होता है y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। तो सबसे पहले अगर मैं जो है अगर AC साइड लेता हूँ तो इससे मैं जो है O के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप साइड देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए x हो जाएगा किसके इक्वल 9 प्लस में 6 डिवाइड में 2, यानी कि 15/2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। y की आ जाएगी आपकी 4 + 1 डिवाइड में 2 यानी कि 5/2।
लेकिन हमारे जो है वाई को यूज़ की है नहीं, क्योंकि अपने वाई के यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा 3 है, ठीक है। तो वाई की हमें ज़रूरत है नहीं, तो हमें एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो एक्स की जो ये कोऑर्डिनेट है 15/2, ये जो है बी डी जो डायगोनल है इसके लिए भी यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर दोबारा से इसको बैक कर लेता हूँ ताकि मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी, जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये अपना आ चुका है, यहाँ पे मैं एक्स की जो है वैल्यू लिख लेता हूँ। यानी ये जो ओ है इसमें जो है एक्स कोऑर्डिनेट है ये आ गया अपना 15/2। अब यहाँ पे देखिए जो बी डी है इसका भी जो है मिड पॉइंट कौन है, ओ है, तो इसका भी जो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो इसमें जो है एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू पी प्लस में 8 डिवाइड में 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15 इज इक्वल टू पी प्लस 8। तो पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 15 माइनस में 8, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। तो जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पी पॉइंट है इसका जो है वैल्यू कितनी है 7। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है 7 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 कोसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिवाइड में साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60। अगर आप देखें ना तो ये सीधा तो 1 है नीचे वाला, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन आपको फिर भी अगर वैल्यू रखनी है तो आप वैल्यू रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर। कोसिकेंट्स यानी कि और मल्टीप्लाई में दे रखा है 6 इंटू, और कोसिकेंट 60 की जो वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, इसका भी क्या लेना है आपको स्क्वायर, माइनस कोट 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइड में। देखिए मैंने बता दिया अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो नीचे भी वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। आप सोल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 7 इंटू 1/4 प्लस में 6 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 4/3 और माइनस में 1, ठीक है। थोड़ा नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 प्लस में 1/4। आपको पता होगा 3/4 और 1/4 को जब सोल्व करते हैं तो ये 1 आता है, तो नीचे वाले को जो है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए साइड में इसको सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर जो है यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। अब ऊपर वाले को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7/4 प्लस में, अब देखिए इसके 3 से काट लेते हैं, 6 को काट दे 3 से 2 पे कटेगा तो ये आ जाएगा 8 और माइनस में 1, तो इसके नीचे 1 1 रख लेंगे, सोल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 4। तो ऊपर जो है यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 32 माइनस में 4, ठीक है। सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 35/4, क्योंकि इजीली सोल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, क्योंकि एलसीएम ले लिया 4 हमने। ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 32 माइनस में 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर कितना आ जाएगा 35/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए 2 क्यूब को मिलाते हैं तो क्यूबॉइड बनता है। इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जैसे कि हमने जो है यहाँ पे मैं क्यूबॉइड ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि 2 क्यूब से मिलके बनेगा, तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट जो है क्यूबॉइड बना लेता हूँ, ठीक है। और क्यूबॉइड के बीच में से यहाँ पे मैं देखिए इसको इस तरीके से क्यूब काट लेता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया। क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है। तो अगर इसकी मैं साइड निकाल लूँ तो साइड क्या होता है आपको पता होगा, साइड को मैंने ए मान लिया, तो 64 का क्यूब रूट और ये होता है 4। तो इसका मतलब इसकी जो साइड है ना ये 4 4 की है, ठीक है, 4 4। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है, शॉर्टकट में मैं इसको SA लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया। तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो 2 क्यूब के जो है टोटल जो है फेसेज होते हैं 6 + 6 यानी कि 12 होते हैं। लेकिन जो अगर बीच में देखेंगे ना, ये बीच वाला जो मैं इसको अभी आपको कलर करके दिखा रहा हूँ, ये बीच के 2 फेस दिखते नहीं हैं, क्योंकि ये हाइड हो जाते हैं दोनों, अगर आप इस पर चिपक जाते हैं तो इसका मतलब 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 बचेंगे आपके फेसेज, ठीक है, 10 फेसेज बचेंगे। तो इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 10A²। तो 10 मल्टीप्लाई में ए अपने पास साइड 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 10 मल्टीप्लाई में 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका क्यूबॉइड का। दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं, एक बार इसको वापस से बैक कर लेता हूँ। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है दूसरा तरीका कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इसको क्यूबॉइड मान के आप जो है क्यूबॉइड की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि जो इसमें लेंथ आ जाएगी अपनी नीचे वाली, ये आ जाएगी यहाँ पे, मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे लेंथ यानी कि ये जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी 4 + 4 यानी कि 8। ब्रेड्थ अपने पास है 4 और हाइट है ये भी कितनी है 4। तो आप फार्मूला लगा देंगे सरफेस एरिया का, ये होता है 2 × LB + BH + HL। तो × 2 लेंथ अपने पास कितनी है 8 × 4 प्लस में 4 × 4
प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 8। जब इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर तो ये आ जाएगा आपका 80 और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। तो दोनों तरीके से आप कौन सा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से सोल्व करते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए बैग कंटेन 7 रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल। देखिए ऊपर 6 ग्रीन बॉल दे रखा है और यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल। कोई दिक्कत नहीं है, बाई मिस्टेक हो जाता है कई बार प्रिंटिंग करते हैं तो, ठीक है। तो इसमें आपने जो है आंसर दोनों में आपको बताया था, अगर 3 आ जाए 6 आ जाए कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार जो है इंग्लिश वाले, क्योंकि जहाँ तक प्रीफ्रेंस होती है ना, इंग्लिश की जो स्टेटमेंट होती है ना उसको राइट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया जो है अपने पास रेड बॉल कितनी है 7 है, अपने पास जो ग्रीन बॉल है ये कितनी 3 है। टोटल की बात करें तो टोटल अपने पास बॉल कितनी हो गई 7 + 3 यानी कि 10। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो P ब्रैकेट में R, रेड बॉल अपने पास है 7, टोटल बॉल है 10, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PR की, तो 7/10। ग्रीन की निकालनी है तो P ब्रैकेट में ग्रीन, G है अपने पास, ग्रीन कितनी है 3 बॉल, डिवाइड में कितना हो जाएगा 10, तो ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी 3/10। अगर आप 6 लेके करते हैं, 6 लेके, तो 6 लेके करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे लिख लेता हूँ, अपने पास जो रेड बॉल है ये कितनी है 7 है, ग्रीन बॉल कितनी है 6 है, टोटल बॉल हो जाएगी 13। तो अगर हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है P ऑफ रेड तो यह आ जाएगा 7/13। यदि आप ग्रीन की निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6/13। तो ये तरीका भी जो है, अगर कुछ भी वैल्यू दे रखी हो सभी का पैटर्न सेम रहेगा। तो इसमें अगर आप 3 ग्रीन बॉल के अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10 और ग्रीन की हो जाएगी 3/10। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6th का, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन बनेगी जिनको आपको सोल्व करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने जो है फ्रैक्शन है इसको मान लिया लेट, जो फ्रैक्शन हो जाएगी अपनी ये हो जाएगी x/y, इसको हमने फ्रैक्शन मान लिया x/y। अगर पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं यानी कि ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसने बोला कि न्यूमरेटर में एक ऐड करो, तो न्यूमरेटर में मैंने एक ऐड कर दिया तो x+1, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर लिया तो y-1, और ये क्या हो गया जो है फ्रैक्शन हो गई 1। तो अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 = y-1, y को इधर ले आता हूँ तो x - y और 1 उधर चला जाएगा तो -2। ये अपने पास जो है पहली इक्वेशन आ गई कि x - y बराबर है -2। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर डिनोमिनेटर में से एक जो है क्या कर लें, ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन जो है नई फ्रैक्शन बनेगी। तो x न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में एक प्लस कर दिया तो y+1, और जो फ्रैक्शन ये हो जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर आएगा 2x = y+1, y को इधर लेके आता हूँ तो 2x माइनस में y = 1। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इनको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन को जो है इस पहले वाली को मैं पहला नंबर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं दूसरा नंबर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को दूसरे में से क्या कर लेता हूँ माइनस, तो दूसरी वाली को जो है मैं ऊपर लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 2x माइनस में y किसकी इक्वल है 1, और x माइनस में y इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ -2। अब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y से y कैंसिल, तो 2x में से x घटाएंगे तो x = 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू जो है कौन सी में भी रख सकते हैं, तो मैं एक बार ऊपर वाले में रख लेता हूँ, यानी कि 2x - 1 अगर 1 है तो x की वैल्यू मैंने रखी 2 × 3 - 1 = 1। y को इधर लेके आता हूँ, सॉरी y को उधर ले जाता हूँ, 1 को इधर लेके आता हूँ, तो 1 इधर माइनस का हो जाएगा, y उधर जाके प्लस का, तो 5 = y। तो y की जो वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अपनी फ्रैक्शन क्या थी, x/y थी, तो x अपने पास 3 है, y अपने पास जो है 5 है। तो इसका मतलब ये जो है अपनी क्या आ जाएगी फ्रैक्शन 3/5, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से आपको जो है 20वीं टर्म बतानी है। तो इसके करने के देखिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। देखिए अगर पीछे से पूछे ना तो इस जो AP है इसको उल्टा कर लेंगे। तो सबसे पहले 253, फिर उसके बाद जो है अपना जो है D, इधर तो ऐड हो रहा है लेकिन उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो अगली जो टर्म आएगी 248, अगली आ जाएगी 243, और इस तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 8 और उसके बाद में 3। तो इसमें जो पहली टर्म है ये है 253, इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये है आपका -5, और इसमें जो अपनी n है जो टोटल नंबर है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि हम लास्ट से निकाल रहे हैं तो मैंने इसे AP उल्टा कर लिया। तो इसमें फार्मूला लगेगा AN = A + n - 1 × D। तो यहाँ पे A अपने पास 253 है, n - 1 यानी कि 19 गुना में D की वैल्यू -5, तो 253, 19 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 95, तो 253 में से 95 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 158।
तो इसका मतलब जो है लास्ट से 20 में जो टर्म आएगी 158 आएगी। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, अगर आप दूसरा करना चाहें। इससे पी को जो है सीधा लिख लेते, पहले इसमें हम टोटल टर्म निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है ए की वैल्यू अपने पास 3 है, जो कॉमन डिफरेंस है ये 5 है, और जो इसकी ए एन है यानी कि जो लास्ट टर्म है ये अपने पास है 253। तो मैं फार्मूला लगा लूँगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म अपने पास दे रखी है 253 है, फर्स्ट टर्म अपने पास यहाँ पे 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 5 है इज इक्वल टू 253। तो एन माइनस 1 इंटू 5, जो 3 इधर प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 250। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके जो है किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो है 50। तो यहाँ से n माइनस 1 अगर 50 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50 प्लस में 1 यानी कि 51। तो टोटल जो टर्म है इसमें 51 है, यानी कि अगर ये बात करेंगे ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 51 टर्म है। लेकिन पीछे से 20वीं टर्म बतानी है, तो पीछे से अगर 20वीं टर्म बतानी है तो मैं आगे से टर्म निकाल लेता हूँ, यानी कि स्टार्टिंग से। तो आपको पता होगा अगर स्टार्टिंग से जो है, अगर स्टार्टिंग से आपको टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, जो टोटल टर्म होती हैं 51 उसमें से जो है जितने जो लास्ट से पूछी है वो घटा के उसमें एक जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे जो है अपना कितना आ जाएगा 31 प्लस में 1 यानी कि 32। आप जो है पीछे से 20वीं टर्म निकालने के बजाय आगे से जो है 32वीं टर्म निकाल लें, ठीक है। तो आगे से मैं 32वीं टर्म निकाल लेता हूँ। देखिए A32, तो A प्लस n की वैल्यू है अपने पास 32 माइनस 1 इंटू डी। पहली टर्म यहाँ पे दे रखी है अपने पास 3 है, प्लस में 31 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस अपना है 5। सोल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 31 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 155, 155 में 3 जोड़ेंगे तो 158। तो इसका मतलब जो है लास्ट से जो 20वीं टर्म होगी ना वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म हो जाएगी 32वीं, और जो कि कितनी है 158 है, 158 जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। यहाँ पे अपने पास देखिए एक दीवार दी गई है, उसके पास एक सीढ़ी है, सीढ़ी की जो है यहाँ पे लेंथ दे रखी है 10 मीटर, और इसकी जो है दीवार जो इसकी हाइट है 8 मीटर। आपको बतानी है कि जो बेस है, आपको जो बेस की वैल्यू बतानी, इसको मान लिया मैंने x। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा जिसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर, बेस अपने पास x का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर आगे माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 36 के, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी, यानी कि लेडर की और दीवार के बीच की जो डिस्टेंस ये कितनी है 6 मीटर, 6 मीटर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे आपको जो है शेडेड जो रीजन है, शेडेड रीजन आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये जो डार्क कर रखा है ये वाला जो रीजन है, ये जितने पार्ट आपको दिख रहे हैं इसका एरिया निकालना है। तो उसका निकालने का एक तरीका है कि आप जो है टोटल एरिया निकाल लीजिए स्क्वायर का, और उसमें से जो ये सर्कल दे रखे हैं ना इनका एरिया घटा देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो किसका होगा शेडेड रीजन का। तो इसका देखिए स्क्वायर का एरिया आपको पता है, जो स्क्वायर है इसका अगर एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, साइड अपने पास दे रखी है 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका स्क्वायर का। अब मैं जो है सर्कल निकाल लेता हूँ, 4 सर्कल का एरिया, 4 सर्कल्स, क्योंकि जो है सर्कल दे रखी 4, तो 4 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास 16 है, यानी कि 8 तो ये हो गई और 8 ये हो गई। हम इसकी जो है रेडियस निकालनी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 4, रेडियस से अगर बात करें तो कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे मैं जो है वैल्यू रख लेता हूँ 4 की, तो 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 4। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1408 डिवाइड में 7। ये 4 सर्कल का एरिया वो स्क्वायर का एरिया है। तो अगर हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा आपका 256 माइनस में 1408 डिवाइड में 7, ये अपना जो एरिया आएगा। यानी कि मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 256 और माइनस में 1408 डिवाइड में 7, यानी कि आपको एरिया निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया। तो ये हो जाएगा 256 माइनस में 1408 डिवाइड में 7। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, एलसीएम आएगा आपका 7, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1792 मल्टीप्लाई में 1408, घटाएंगे तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 384 डिवाइड में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको डेसिमल में करना है तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है, तो ये आप थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइप की अगर आपको मीन मोड वगैरह निकालें वो भी निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको सारी वैल्यू बता देता हूँ। जो CF है इसकी वैल्यू आपके 13, N जो है इसकी वैल्यू है 60, L जो है ये आपके पास 20, F है यहाँ पे 20, H है ये है 10। और मीडियन का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको मीडियन निकालना है तो इसका फार्मूला होता है, देखिए इसका होता है यहाँ पे L प्लस में ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस में CF डिवाइड में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो अपने पास कितनी है F, मल्टीप्लाई में इसको क्या करेंगे H से, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, L प्लस में n/2 माइनस CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको, और डिवाइड में दोनों के नीचे F है और मल्टीप्लाई में H। सारी वैल्यू दे रखी है, देखिए यहाँ पे L की वैल्यू दे रखी है, आगे बात करें तो N की वैल्यू दे रखी है, CF की वैल्यू दे रखी है, F की दे रखी है, सारी वैल्यू मैंने दे दी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले आपने सॉल्यूशन इसका किया है। सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी, आप सीधा बस इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सोल्व करना है 6x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 5xy सोल्व करना है। सबसे पहले ध्यान में रखिए, जो xy आगे दे रखी है ना मल्टीप्लाई में, इसको खत्म करना है, तो इसको हम xy से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को xy से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 6/y प्लस में 3/x इज इक्वल टू 6, और अगले वाली को डिवाइड करूँगा xy से तो यहाँ पे बचेगा 2/y प्लस में 4/x इज इक्वल टू 5। x और y नीचे तो होने नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हम जो है इनको और कुछ पुट करना पड़ेगा। तो आपको पुट करना है कि क्या पुट करेंगे, 1/y को जो आप जो है a लिख लीजिए, और 1/, जो x है इसको आप b लिख लीजिए, ठीक है। तो दोबारा से इसको जो है पहली इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो 1/y a है, तो यह आ जाएगा 6a प्लस में 3b इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी 2a प्लस में 4b इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन बनेंगी, आपको याद रखनी है, आपको सोल्व करनी है। एक बात और याद रखना कि हमें से दोबारा से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो भूलना मत इनको जो है याद रखना। तो ये इक्वेशन को मैं दोबारा रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा जो है इनको लिखता हूँ 6a प्लस में 3b इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 2a प्लस में 4b इज इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन है। आपको क्या करना है कि जो सेकंड इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके पहले में से घटा देंगे। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से आएगा, और इसको इसमें से घटाना है बस। तो इसको जो है पहले वाले को मैं ऊपर रख लेता हूँ, यानी कि 6a प्लस में 3b इज इक्वल टू 6। उसको जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6a, ये आएगा 12b, और आगे आ जाएगा 15, और इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ, तो 3b में से अगर 12b घटाऊँगा माइनस का, तो माइनस का 9b बचेगा, और इधर बचेगा 6 माइनस में 15, तो ये बचेगा -9। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू निकालनी है, तो -9 डिवाइड में -9 यानी कि 1। b की वैल्यू 1 है। उठा के आप कौन सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मान लिया मैं इसको जो है पहले इस सेकंड इक्वेशन में रख लेता हूँ, तो 2a प्लस में 4 × 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2a प्लस में 4 इज इक्वल टू 5, 4 आगे जो है जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। दोबारा से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, b की जो वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1/2। हमने स्टार्टिंग में पुट किया था, क्या पुट किया था कि 1/y की वैल्यू आपकी b रहेगी, और 1/ जो x है इसकी वैल्यू रहेगी क्या, b। 1/y की वैल्यू a, 1/y की जो है इसकी वैल्यू a रहेगी, और जो 1/x है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, b। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू वापस रख लेते हैं। तो 1/y किसके बराबर है, 1/2 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरीके से 1/x की वैल्यू b है, तो यानी कि जो है यहाँ पे 1/x किसके बराबर है, 1 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y 2 हो जाएगा अपने पास, और x जो है कितना आ जाएगा, 1। यानी कि x की जो वैल्यू ये आ गया आपकी 1 आएगी, और y की जो वैल्यू ये कितनी आएगी, 2, ठीक है। इसी में और में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। 5 years hence, यानी कि जो है यहाँ पे बताया गया कि 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूरा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं लिख लेता हूँ जैकब, ठीक है, JACOB जैकब, और यहाँ पे मैं उसका बेटा लिख लेता हूँ। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको अच्छे से करना तो आप कर सकते हैं। प्रेजेंट एज की बात करूँ तो जैकब को मैंने x मान लिया, और उसका जो बेटा वो y साल का।
5 साल के बाद की बात करें, 5 ईयर्स लेटर, अगर 5 साल बाद की बात करें 5 ईयर लेटर, तो 5 साल के बाद में जैकब x+5 का हो जाएगा, जो उसका बेटा है वो भी x+5 का होगा। लेकिन इसने बताया गया कि 5 साल के बाद में जो है उसका जो फादर है अपने बेटे का 3 गुना हो जाता है, तो पिताजी को 3 गुना करेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले वो अगर एज बराबर करनी है, जो बेटा है जिसकी एज कम होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अपनी पहली इक्वेशन आएगी। दूसरी है कि 5 साल एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले आपको पता है अगर वो x साल का है तो 5 साल पहले वो x-5 का था, और उसका बेटा भी जो है वो भी क्या था, कम था, तो वो कितना था, y-5। लेकिन 5 साल पहले जो उसका बेटा, उसका जो पापा था, पिताजी था, वो क्या था, इससे 7 गुना था, तो इसको 7 गुना करने की बजाय बेटे को करना पड़ेगा ताकि एज क्या हो जाए बराबर। तो यहाँ पे x+5 किसके बराबर हो जाएगा, 3 × y+5, और x-5 ये हो जाएगा 7 × y-5। तो मैं दोबारा से जो है लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यानी कि x+5 ये तो हो जाएगा 3 × y+5, और दूसरा होगा ये हो जाएगा x-5 = 7 × y-5। अब सोल्व कर लेते हैं, तो x+5 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3y प्लस में 15, इसको सोल्व कर लेता हूँ तो y को इधर लेके आऊँगा तो x-3y, 5 को उधर लेके जाऊँगा, माइनस का हो जाएगा 10। तो ये इक्वेशन अपनी पहली आ गई कि x-3y बराबर है 10। अब इधर से सोल्व करता हूँ तो x-y बराबर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7y माइनस में 35, y को इधर लेके आऊँगा, माइनस का हो जाएगा 7y, 5 को उधर ले जाऊँगा, प्लस का होगा, 35 माइनस का है तो माइनस का 30 बचेगा। ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, x-3y बराबर 10 और x-7y बराबर है -30। हम क्या करते हैं, इसको मैंने पहली इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, पहली इक्वेशन को आप दूसरी में से घटा लीजिए, तो इसको जो है इसके नीचे रख लेंगे। तो मैं दोबारा से इसको एक बार रख लेता हूँ, x-7y किसके बराबर है, -30 के, और जो पहली इक्वेशन थी x-3y बराबर है 10, इसको इसके नीचे अब सोल्व कर लेता हूँ, माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7y में से 3y प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 4y, और आगे माइनस का 30, माइनस का 10, -40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40/-4 यानी कि 10। y की वैल्यू अगर 10 है तो आप कौन से में पुट कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। मान लेता हूँ मैं इसको दूसरी में पुट करता हूँ, तो यहाँ से x माइनस में 3 × 10, और ये किसके बराबर है, 10 के, तो x माइनस में 30 बराबर 10 है, 30 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस में 30, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो इसका मतलब जो है उसका जो फादर था, फादर के एज को हमने x माना, तो उसका फादर 40 साल का है, ठीक है, और जो उसका बेटा है वो 10 साल का है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो जो जैकब है उसकी एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x, यानी कि कितने साल का, वो 40 साल का, और जिसका बेटा है वो हमने y माना था, तो कितने साल का, 10 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए, ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर which are inclined each other at angle 60 degree and write steps of construction। ठीक है, वैसे इसको कर आप सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या ले लेंगे, टेक ए कंपास विद रेडियस 6 सेंटीमीटर के कंपास लेंगे, 6 सेंटीमीटर जो उसकी रेडियस लेंगे, और ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है कि हमें जो है एक रेडियस ले ली हमने, जिसकी कितनी लंबाई है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, रेडियस के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। क्यों बनाना है, तो देखिए अगर आप याद रखेंगे तो ट्रेंग जो सर्कल होता है, इसकी जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है इधर, तो 180 हो गया। अगर ये 60 का है तो अंदर वाला जो है ये कितने का, 120 का, तो 180 में से घटा लेंगे, जितना भी आएगा वो एंगल बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बना लिया 120 डिग्री का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन पॉइंटों के मैं नाम रख लेता हूँ, ये अपना O पॉइंट है, ऊपर ये 6 सेंटीमीटर हो गई, इसको नाम मैंने R रख दिया, इसको नाम हो गया Q। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन होगी इसमें क्या करना है, Q के ऊपर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है, उधर से R के ऊपर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेडियस के साथ आपको एक और लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और ये जो लाइन ड्रा करेंगे ये क्या होंगी, टेंजेंट, और ये कि एक दूसरे को पॉइंट पे काटेंगी P पॉइंट के ऊपर, तो जो P के ऊपर जो एंगल बनेगा नहीं, ये 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो बाकी कंस्ट्रक्शन आप डिटेल में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं और में दिया गया है, जिनकी रेडियस एक की 5 और एक की 3 है। तो मैं एक बड़ा सर्कल जो है यहाँ पे बना लेता हूँ,
और इसी के जो है साथ में एक छोटा सर्कल भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा सर्कल बना लिया। इसने बताया है कि जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, छोटे की 3 है। इसने बताया कि जो बड़ा सर्कल उसकी कोड छोटे सर्कल को टच करती है, तो छोटे सर्कल की क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं छोटे सर्कल को टच करते हुए एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये 3 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल की रेडियस है। इसको इससे जो ज्वाइन करूँगा तो 5 सेंटीमीटर है। आपको छोटे जो सर्कल है ना उसकी टेंजेंट या फिर जो है बड़ा जो सर्कल उसकी कोड बतानी है कि उसकी लंबाई क्या होगी। तो अगर आपको जो है यहाँ पे पॉइंट रख लिया मैंने ओ, ये हो जाएगा बी, ए बी, और ये हो जाएगा पी। आपको याद रखना है कि जब भी टेंजेंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट एक पॉइंट जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए पी निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज आएगी। ए पी किसके बराबर हो जाएगा, यानी ए पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस में 9, 25 माइनस में 9 कितना, 16। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ए पी 4 है तो ए भी आपको पता होगा ए पी का डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई में 4, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ए पी जो है, ये जो कोड है कोण की जो है बड़े सर्कल की तो कोड है, छोटे की टेंजेंट है। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टावर मैंने बना लिया, टावर की हाइट को मैंने मान लिया h। ये जो एंगल ऑफ दे रखा है एलिवेशन ये 30 डिग्री का है, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस दे रखी है ये अपने पास है 20 मीटर। तो यहाँ पे मैं इसको रख लिया 20 मीटर। तो यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं ए बी सी। एच की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब जो tan थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब tan 30 डिग्री किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपने पास h है और अपने पास जो बेस है ये है 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन में 20 के। h की वैल्यू निकाल लेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड में √3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको आपको और भी सोल्व करना है तो इसको जो है रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ h इक्वल टू 20√3, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, √3 से इसको डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 20√3 और नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। और इसकी जो हाइट है ये किस में आ जाएगी, मीटर में। तो 20/3 √3 मीटर, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसी में देखिए और में एक और क्वेश्चन दिया गया है। देखिए और में क्या क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे दिया गया है द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन वेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब सूर्य था, यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है 2 एंगल बनेंगे। यहाँ पे जो है 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इसका नाम रख लिया मैंने ए के ऊपर जो है सूर्य है, बी सी और डी। इसने बताया कि ये जो लंबाई है ना 40 जो मीटर है, ये कितनी है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डी सी की जो लंबाई हो जाएगी ये 40 मीटर होगी, ये आपको याद रखना है। जो डी सी है इसकी लंबाई 40 मीटर है। बी सी का हमें पता नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी एक्स। हाइट को मैंने मान लिया एच। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, हाइट की बतानी है। तो 2 ट्रायंगल बनेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल की बात करें ए बी सी, तो इसमें जो है tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर h है और बेस है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 किसके बराबर है, h अपॉन में x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगी x जो है अपना कितना आ जाएगा, h अपॉन में √3, ये x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल अपने पास ए बी डी, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया ए बी डी ट्रायंगल है। तो इसमें जो है tan 30 की जो वैल्यू है tan 30, ये हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपने पास h और बेस हो जाएगा, देखिए टोटल बी डी की लंबाई ये हो जाएगी 40 प्लस में x। ये जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 40 प्लस में x। मैं दोबारा से एक बार जो इनको रख लेता हूँ, एक बार ध्यान से आप याद रखेंगे। x बराबर है h बटे में √30 और tan 30 की जो वैल्यू ये है h अपॉन में 40 प्लस में x। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रख लेता हूँ, x की जो वैल्यू ये है अपने पास h बटे √3 और उधर से जो आई थी वो थी tan 30 किसके बराबर है, h अपॉन में 40 प्लस में x। ये है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 बराबर है h अपॉन में 40 प्लस में x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 40 प्लस में x। बस आज जो x की वैल्यू है यहाँ से उठा के आपको इधर रखनी है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो √3h बराबर है 40 प्लस में h बटे में √3, h डिवाइड में कितना आ जाएगा √3। अब इसको सोल्व करना है तो मैं इसको दोबारा से जो है लिख लेता हूँ। √3h बराबर है 40 प्लस में h डिवाइड में √3। यहाँ पे देखिए h डिवाइड में √3 को इधर लेके आऊँगा माइनस का हो जाएगा तो √3h माइनस में h डिवाइड में √3 ये किसके बराबर है 40 के। यहाँ से एलसीएम लूँगा तो ऊपर आ जाएगा 3h माइनस में h डिवाइड में √3 इज इक्वल टू 40। अब इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 3h में से h घटेंगे तो 2h डिवाइड में √3 और ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 √3 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो h की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3 और ये किस में आ जाएगी मीटर में। तो इस तरीके से हाइट आप निकाल सकते हैं 20 √3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और कंप्लीट देखा है। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।